हेलो स्टूडेंट। कक्षा 11 की एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम कक्षा 11 की एनसीईआरटी के इतिहास विषय का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। इतिहास विषय के अध्ययन से पूर्व कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो मैं आपको प्रदान करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको इस पुस्तक से परिचित करवा देते हैं। ये है आपकी कक्षा 11 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, विश्व इतिहास के कुछ विषय। अपने सरकारी विद्यालय में जो पुस्तक मिली है उसका कवर पेज थोड़ा सा अलग है, तो आपको कोई अलग बुक नहीं मिली है, इस बात का ध्यान रखना। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चित्र दे रखे थे, इसलिए मैंने आपको ये कवर पेज दिखाया है, जिसमें पहले चित्र में एक मानव कृषि करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हल है उसके हाथ में और दो बैलों से वो खेतों की जुताई कर रहा है। दूसरे चित्र में एक लेडी है, वो कुछ काम कर रही है। ये औद्योगिक क्रांति के दौरान लिया गया चित्र है। और तीसरे चित्र में एक जहाज को दर्शाया गया है और जहाज में कुछ लोग बैठकर समुद्री यात्रा पर निकले हैं। और अंतिम जो चौथा चित्र है उसमें ये भी यूरोप से संबंधित है और कुछ लोग हैं वो घोड़े पे बैठ के शिकार के लिए या यूँ कहे कि कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आसपास में घोड़ों के साथ कुत्ते भी हैं, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो शिकार के लिए ही जा रहे हैं। तो ये है आपकी इतिहास की पाठ्य पुस्तक। अब सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि इतिहास जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज कुछ बेसिक जानकारियाँ ही मैं प्रदान करूँगा, जिसमें से सबसे पहली है इतिहास का अर्थ। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इति का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही और हास का अर्थ है हुआ था। यानी इतिहास भूतकाल में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। और एक शब्द में बोले तो इतिहास का अर्थ है ऐसा ही हुआ था। अगली बात करें कि इतिहास पढ़ते समय आपको तारीखों से जूझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी तारीखें आएंगी। आपको हर तारीख रटनी नहीं है, कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो तारीखें हैं वही ध्यान रखनी है। हर तारीख को रटना नहीं है। हाँ, जानना सबके बारे में है, सबको पढ़ना है, अवॉइड किसी को नहीं करना है, लेकिन चीज़ें जो खास जो होंगी उन्हें ही याद रखना है। और वो चीज़ें कौन सी खास होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो इतिहास में पढ़ते टाइम जो तारीखें आएंगी उसमें कई तारीखों में लिखा होगा कि ये घटना 800 ईस्वी में घटित हुई, ये घटना 1400 ईस्वी में घटित हुई, ये घटना 2021 में घटित हुई, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है, तो 2021 ईस्वी, ठीक है। तो इस तरह से लिखी हुई आती हैं। और कुछ तारीखें ऐसी लिखी हुई आती है कि सिकंदर ने भारत पर 323 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो ईसा पूर्व और ईस्वी, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है वो आपको समझना आवश्यक है। अगर यहाँ बताया गया नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ही सही आपके पास, तो उस पर भी आप अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकते हो। तो ईस्वी और ईसा पूर्व, उसमें बेसिक अंतर समझते हैं हम।
तो आपको ध्यान होगा, ईसाई धर्म है, आप उससे परिचित होंगे। तो ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह, है ना। तो ईसा मसीह का जन्म आज से लगभग 2021 साल पहले हुआ था। यानी अपना जो वर्तमान में चल रहा है 2021, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद 2021 साल हो गए हैं। यानी ईसा मसीह का जन्म आज से 2021 साल पहले हुआ था। तो कैलेंडर बनाने वालों ने, जो बाद में उन्होंने कैलेंडर बनाया, तो उन्होंने मान लिया था कि ईसा मसीह के जन्म के बाद हम साल गिनना शुरू करेंगे। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जितने जितने साल बीतते गए, उन्होंने वो साल गिनने शुरू कर दिए। जैसे ईसा मसीह 25 साल के हुए तो 25 ईस्वी, 40 साल के हुए तो 40 ईस्वी। उनके बाद ईसा मसीह के जन्म के 100 वर्ष हो गए तो 100 ईस्वी, 200 वर्ष हो गए तो 200 ईस्वी, 300 ईस्वी, 800 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 2000 ईस्वी और अभी 2021 ईस्वी। तो ईस्वी का तो क्लियर हुआ, है ना। उसके बाद ईसा पूर्व, अब ईसा मसीह जन्मे उसके बाद तो गिना, सालों को गिन लिया कि इतने साल हुए। लेकिन ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या, तो उसके लिए तारीख में लिखा होता है ईसा पूर्व। यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व अगर लिखा आएगा कि भारत में वैदिक काल यानी वेदों की रचना कब हुई थी, तो वेदों में भी ऋग्वेदिक की रचना कब हुई थी, तो 1500 ईसा पूर्व यूँ तारीख लिखी आती है। तो 1500 ईसा पूर्व से आपको समझना है कि 2021 साल तो ईसा मसीह के जन्म को हो गए हैं, और 1500 ईसा पूर्व बोल रहे हैं, तो मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी 1500 साल पहले है। तो 1500 प्लस 2021 जोड़ देना है, तो वो लगभग 3521 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी, ऐसा आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है। और भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ईस्वी को अंग्रेजी में लिखते हैं एडी, ये बात नोट कर लेना। और ईसा पूर्व को अंग्रेजी में लिखते हैं बीसी। ठीक है। और अंतर वही है जो मैंने आपको अभी बताया। मैं पूरा नाम भी बता देता हूँ यहाँ पर। एडी का अर्थ है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है ईसा मसीह का जन्म दिवस। ठीक है। और बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा पूर्व को अंग्रेजी में कहेंगे बीसी और ईस्वी को अंग्रेजी में कहेंगे एडी। तो ये सामान्य चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात शुरू करें। तो आपका प्रथम अध्याय है समय की शुरुआत से। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ। और पाठ को शुरू करने से पहले दो शब्द आएंगे यहाँ पर आपके सामने, साइड में ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक है जीवाश्म और एक है प्रजाति। तो इन दोनों का अर्थ समझना भी आवश्यक है। वैसे तो यहाँ अर्थ भी समझाया हुआ है, आप आसानी से समझ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जीवाश्म, जीवाश्म शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जीव और अश्म, मतलब जीवों के अश्म, अश्म मतलब हिस्से, है ना, उनके मृत शरीर के अवशेष। तो अश्म मतलब अवशेष, तो जीवों के अवशेष। अब जीव जब तक जिंदा है तब तक तो वो चलता फिरता है, लेकिन एक बार
मृत हो जाने के बाद एक ही जगह या तो दब जाता है, सड़ गल जाता है ना। तो लाखों वर्ष बाद जब उस खुदाई में कोई चीज़ मिलती है तो वो कहलाती है जीवाश्म। और जीवाश्म में केवल जीव जंतु ही नहीं आते, पेड़ पौधों के भी जीवाश्म ज़मीन में धंसे हुए मिलते हैं। और ये जीवाश्म काफ़ी सालों से धरती में दबे हुए रहते हैं, इसलिए ये पत्थर की भांति कठोर हो जाते हैं। सीधा हम देखें तो अपने को मालूम नहीं पड़ता कि ये जीवाश्म है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कोयले के बारे में आपने सुना होगा, तो कोयला भी एक तरह का जीवाश्म है। वैसे लगता नहीं है कोयले को देखकर कि कोयले को आप देखोगे या हाथ से छुओगे उसको तो वो पत्थर की भांति कठोर होता है, लेकिन दरअसल कोयला पेड़ पौधे मिट्टी में लाखों वर्ष तक जब दबे रहते हैं तो वो कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और पत्थर की भांति कठोर हो जाते हैं। तो ये है जीवाश्म। तो उम्मीद करता हूँ जीवाश्म के बारे में आप समझ गए होंगे। अगला शब्द है प्रजाति या स्पीशीज। ठीक है, प्रजाति को अंग्रेजी में स्पीशीज कहते हैं। प्रजाति मतलब जीवों का एक समूह। ठीक है, और जीवों के एक समूह में एक नर होगा और एक मादा होगी और वे आपस में मिलकर संतति उत्पन्न करेंगे। और संतति उत्पन्न करने का ये क्रम लगातार कई सालों तक जारी रहता है, जिससे कि एक समूह का निर्माण होता है और वही समूह कहलाता है प्रजाति। जैसे बंदर की प्रजाति है ना, कुत्ते की प्रजाति, बिल्ली की प्रजाति और भी मानवीय प्रजाति तो है ही से, आप अच्छी तरह से परिचित हो उससे। तो ये चीज़ें हैं, दो चीज़ें आपको समझानी थी, वो समझ ली। अब पाठ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आरंभिक 2 पेज में जो जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखने योग्य हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, तो इतिहास में सबसे पहले देखेंगे कि इस धरती पर मानव का उद्भव कब हुआ, कितने साल पहले मानव ने इस धरती पर जन्म लिया या उसका उद्भव हुआ। तो उसके बारे में विभिन्न शोधकर्ताओं के अनुसार जो इस कार्य में लगे रहते हैं कि हाँ खोजबीन में कि कब मानव इस धरती पर सबसे पहले प्रकट हुआ, तो उनके अनुसार आज से लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व कुछ ऐसे प्राणियों का उद्भव हुआ जो कि मानव जैसे दिखाई देते थे। हालांकि वे मानव नहीं थे, मानव जैसे दिखाई देने वाले मानव जैसे प्राणी। तो मानव जैसे प्राणियों का उद्भव आज से लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। और आज हम जिस मानव को देखते हैं अपने आसपास, खुद को है ना और दूसरों को, तो ऐसा जो मानव है वो आज से लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व पैदा हुआ। उससे पहले इस मानव का अस्तित्व नहीं था। ठीक है, तो आज का जो मानव है जिसे आधुनिक मानव कहते हैं, तो आधुनिक मानव का उद्भव कब हुआ, तो आज से लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व। तो ये दोनों तिथियां आपको ध्यान में रखनी है। तो मानव जैसे प्राणियों का उद्भव कब हुआ, 56 लाख वर्ष पूर्व। आधुनिक मानव का उद्भव कब हुआ, तो लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व। अब हम चर्चा करते हैं कि जो आदिकालीन मानव थे, आदि मानव थे, वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे। तो जीवन निर्वाह में एक तो वो जानवरों का शिकार करते थे, है ना, छोटे बड़े जो भी जानवर मिलते थे उनका शिकार करते थे। दूसरा वो विभिन्न पेड़ पौधों से कंद मूल फल इकट्ठा करते थे, बीजों का संग्रहण करते थे
बीज में विभिन्न प्रकार के जंगली बीज आ गए। जैसे शुरू में उनको पता नहीं होगा कि गेहूं के बीज भी मिले होंगे, उनको चावल के बीज भी मिलेंगे, मक्का के बीज भी मिले होंगे। तो जब उन्होंने उनका संग्रहण किया होगा, अन्न खाया होगा, तो उन्हें अच्छा लगा होगा, तो वो जंगलों से उनके बीजों का संग्रह कर लेते थे। तो इस प्रकार से आदि मानव अपना जीवन निर्वाह करता था। फिर धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई, तो उन्हें विशाल मात्रा में मतलब शिकार की ज़रूरत पड़ी। तो शिकार के लिए अब छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने से उनका जीवन निर्वाह कठिन होता था, इसलिए कुछ बड़े जानवरों का शिकार भी करना चाहते थे। तो उसके लिए आदि मानव ने पत्थर के औजार बनाना सीखा और आपस में बातचीत करना सीखा। देखो, शिकार करने के लिए भी आपस में बातचीत का होना ज़रूरी है। और ये बातचीत ऐसा नहीं है कि आज की बातचीत जैसा सीधा साधा हो, इशारों इशारों में भी बातें करना, है ना, कि संकेतों के माध्यम से बातें करना। तो ये चीज़ें आदि मानव ने धीरे धीरे विकसित कर ली थी। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे आदिकालीन मानव आप दिख जाते हैं जो जंगलों में निवास करते हैं। अपने भारत में ही एक जगह है अंडमान और निकोबार, ये द्वीप समूह है। भारत के नक्शे में देखना, तो उसमें अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है, तो उसमें आज भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि आदि मानवकालीन जीवन जीते हैं। तो ऐसे लोगों का आज अध्ययन किया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, आदि मानव कैसे रहते थे, कैसे अपना जीवन निर्वाह करते थे, क्या क्या खाते थे, क्या क्या संग्रह करते थे, किन किन औजारों का इस्तेमाल करते थे। आज हम इन आदि मानव जंगलों में निवास करने वाले इन आदि मानवों का अध्ययन करें तो ये सारी चीज़ें अपने को आराम से पता चल जाएंगी। विभिन्न इतिहासकारों ने जो शोध किया है उसके अनुसार मानव का विकास एकाएक नहीं हो गया है ना। मानव का विकास धीरे धीरे हुआ है, क्रमिक रूप से हुआ है। और अधिकांशतया तो ये माना जाता है कि मनुष्य का उद्भव वानरों से हुआ है ना। कई मतलब विद्वानों का मत है कि मनुष्यों का जो उद्भव है, मनुष्य पहले वानर के रूप में थे और धीरे धीरे एक अलग भिन्न प्रजाति के रूप में उनका उद्भव होना प्रारंभ हुआ। तो एक शब्द आएगा यहाँ पर आपके प्राइमेट करके। तो प्राइमेट तो ऐसा सबसे पुराना प्राणी जो कि मानव जैसा दिखाई देता था उसे कहते हैं प्राइमेट। ठीक, तो ये समझना। इसके बाद बात करें कि मानव का क्रमिक विकास हुआ, ये तो कह दिया, लेकिन इतिहासकार ऐसा पता कैसे लगाते हैं कि मानव का क्रमिक विकास ही हुआ था। तो उसके लिए वो विभिन्न खोजें करते हैं, उनको विभिन्न जीवाश्म मिलते हैं और जीवाश्मों के माध्यम से उनका तिथि निर्धारण करते हैं कि कौन सा जीवाश्म कितना पुराना है। और कौन सा जीवाश्म कितना पुराना है ये पता करने के लिए रासायनिक विधि का इस्तेमाल करते हैं। विज्ञान में एक विधि है रासायनिक विश्लेषण विधि, जिसको कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। और उससे भी ज़्यादा कई विधियां भी हैं। कार्बन डेटिंग तो एक छोटी विधि है जिसमें से लगभग 14,000 साल पुरानी वस्तु का ही पता चल सकता है। दूसरी कई रासायनिक विश्लेषण विधियां हैं जिससे कोई जीवाश्म कितना पुराना है ये आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो अगर एक बार अब हम मालूम पड़ जाए हमें कि कोई जीवाश्म कितना पुराना है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि हाँ, पहले मानव ऐसा दिखता था, फिर धीरे धीरे ऐसा दिखने लगा, फिर धीरे धीरे इतना विकसित हुआ और फिर धीरे धीरे 1,60,000 वर्ष पूर्व मानव आज के मानव जैसा दिखाई देने लग गया था। ठीक है, तो इसमें कोई
इतिहासकार गप्पेबाजी नहीं कर रहा है ना, वो विभिन्न प्रमाणों के आधार पर कह रहा है अपनी बात, कि वो विभिन्न जीवाश्मों की खोज करते हैं और उनका तिथि निर्धारण करते हैं, और उसके आधार पर वो फिर इस सिद्धांत पर पहुंचते हैं कि हाँ, मानव का क्रमिक विकास हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मानव का विकास एकाएक नहीं हुआ था, मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ था। ठीक है। एक यूरोप है, वैसे विश्व के महाद्वीपों के बारे में आपको पता होगा। 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये ध्यान होगा आपको। तो उसमें से एक महाद्वीप है यूरोप। तो यूरोप महाद्वीप में एक देश है जर्मनी। जर्मनी में एक स्थान निएंडर घाटी। तो निएंडर घाटी वो जर्मनी के डसेल्डोर्फ नामक एक जगह पर है। तो उस घाटी में कुछ मजदूर चूने की पत्थरों की खदान में काम कर रहे थे। तो उनको काम करते करते एक खोपड़ी मिली और कुछ अस्थि पंजर के टुकड़े प्राप्त हुए। अस्थि पंजर मतलब हड्डियों का ढांचा, है ना। तो हड्डियों के ढांचे का कुछ कुछ टुकड़े प्राप्त हुए। तो वे उनका महत्व नहीं समझते थे। तो उन्होंने, पास में एक स्कूल था जिसके शिक्षक थे कार्ल फुलरोट, तो उनको जाकर ये चीज़ें दिखाई कि हमको खुदाई में ये चीज़ें मिली हैं। और कार्ल फुलरोट प्राकृतिक इतिहास के बारे में जानने में रुचि रखते थे। तो उन्होंने फिर ये चीज़ अध्ययन करी कि ये किसका जीवाश्म है, कैसा है, यूँ। तो उनके समझ में भी थोड़ा थोड़ा ही आया, पूरा समझ में नहीं आया। तो उन्होंने जो जीवाश्म मिले थे उसे एक विद्वान को भेज दिया, और उस विद्वान का नाम था हरमन शाफहुसैन। हरमन शाफहुसैन के पास भेज दिया। तो उसने बताया कि ये तो जो जीवाश्म है वो काफ़ी साल पुराना है, ठीक है? और ऐसे मानव का है जो कि आधुनिक मानव से थोड़ा अलग प्रकार का है। तो ये निष्कर्ष हरमन शाफहुसैन ने लगाया, और हरमन शाफहुसैन ने भी प्रयोगशाला में अध्ययन करने के बाद में ये अनुमान लगाया था, है। ऐसे ही नहीं कह दिया था कि ये इतना पुराना है और ऐसा ऐसा है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य आएगा। एक विद्वान थे डार्विन करके, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा। तो डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि प्रजातियों का उद्भव कैसे हुआ। तो इस पुस्तक में भी विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि पहले जो सांप होते थे, सांप के पैर होते थे, लेकिन सांप अपनी प्रकृति से रेंगने का काम करता है। तो धीरे धीरे वो उसके जो पैर थे वो गायब हो गए। तो मतलब एक क्रम उन्होंने निश्चित करा, उदाहरण दिया था एक छोटा सा, कि इस तरीके से। एक और बढ़िया उदाहरण दिया था उन्होंने जिराफ का, कि जिराफ की गर्दन आज जितनी लंबी नहीं थी। पहले पेड़ पौधे ज़मीन पर ही रहते थे, ज़मीन पर ही उसको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती थी जिराफ को, तो वो ज़मीन पर ही खा लेता था झुक के। लेकिन धीरे धीरे ज़मीन पर वनस्पतियाँ ख़त्म हुई तो वो थोड़ी ऊंचाई पर स्थित पत्तियों को खाने लगा, फिर वो भी ख़त्म हो गई तो और ऊंची पत्तियों को खाने लगा। तो इस तरीके से जिराफ की गर्दन लंबी होती गई। तो इस तरह से कुछ उदाहरण दिए हैं उन्होंने इस पुस्तक में, मज़ेदार पुस्तक है। तो आज का जो पाठ था, हमने शुरुआत करी है इस 2 पेज में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मैंने आपको प्रदान की है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि निएंडरथल में जो मानव की खोपड़ी मिली थी वो ऐसी थी, ठीक है, यहाँ पर।
और यहाँ लिखा हुआ भी है निएंडरथल मानव की खोपड़ी। और कुछ लोगों ने तो इसको मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी की खोपड़ी बोला है, पर ऐसा नहीं था। ये मानव की खोपड़ी ही थी, लेकिन ये मानव आधुनिक मानव से कुछ भिन्न प्रकार का था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेसन में हम कुछ और चीज़ों के बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ यहाँ पर, वो प्रश्न आपको नोट करने हैं और उनके उत्तर देने हैं।